वेलकम टू क्लास नंबर 14। आज से हम शुरू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को। अब एलिगेशन वाला पार्ट हमारे लिए नया नहीं है क्योंकि हम परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, SICI में एलिगेशन का यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। रही बात मिक्सचर की, तो मिक्सचर भी अगेन रेशियो प्रोपोर्शन का ही एक्सटेंशन है। तो जहाँ पर मिक्सचर के क्वेश्चंस रहेंगे ज़्यादातर में हम रेशियोज में डील करेंगे और जहाँ जहाँ एलिगेशन लगता होगा वहाँ वहाँ हम एलिगेशन लगाएंगे। तो जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो हम क्वेश्चंस के साथ सीखते जाएंगे। क्वेश्चंस में इस तरह के लाया हूं कि उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 5:8 एंड अनदर कंटेन्स देम इन रेशियो 7:6। If equal quantities of two mixtures are mixed together, what would be the ratio of wine and water in resultant mixture? तो दो सॉल्यूशन है वाइन वाटर के जो कि 5:8 पहला हमारा सॉल्यूशन है, दूसरा 7:6 दूसरा वाला सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशंस को मिला के जो एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है, रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है, उसमें हमें निकालना है कि वाइन और वाटर का रेशो क्या होगा। अब यहाँ पे पहले मैं रेशोज लिख देता हूँ। पहला वाला जो हमारा वेसल या पहला वाला जो सॉल्यूशन है वो है, उसमें वाइन और वाटर का रेशो है 5:8। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5:8। दूसरा वाला जो है उसका रेशो है 7:6। ये है वाइन और ये है वाटर। ये हमें दोनों सॉल्यूशन के रेशो दिए हुए हैं। अब जब भी हम मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में या सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में डील कर रहे होते हैं तो ये एजम्पशन चलता है कि जो भी सॉल्यूशन या मिक्सचर है वो होमोजीनस होगा। तो जो भी मिक्सचर या फिर हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो हमेशा होमोजीनस, हमेशा जो सॉल्यूशन या मिक्सचर है वो होमोजेनियस रहेगा, मतलब अच्छी तरह से घुला हुआ है। जैसे पानी में अगर हम शक्कर घोलें तो वो पूरे पानी में एक जैसी घुलती है, या उसमें आप नमक का पानी बनाएं या फिर आप नींबू पानी बनाएं तो वो पूरे सॉल्यूशन बिल्कुल कहीं से भी आप थोड़ा सा भी पार्ट लेंगे तो वो बिल्कुल एक ही कॉन्सेंट्रेशन का आपको मिलेगा। तो यही होता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब दूसरी चीज, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट जो यूज होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, परसेंटेज का। अब परसेंट में आपको पता है कि मान लीजिए 2% है, 10% और 20%। अब अगर इन दोनों को मुझे जोड़ना हो तो क्या मैं डायरेक्ट इन्हें जोड़ सकता हूं? डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। क्यों? अभी हमें इनका बेस नहीं पता है कि 20% 10% ऑफ वॉट या फिर 20% ऑफ वॉट, है ना। तो ये जो वॉट 10% किसका, ये जो किसका है ना, यही होता है बेस। अब हमें यहाँ पर कहीं भी बेस तो बताया नहीं है तो हम इन्हें अभी डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। कब कर पाएंगे? अगर हमें बेस पता हो। मान लेते हैं कि 10% ऑफ पी है और यहाँ पर भी 20% ऑफ पी है, ठीक है। ये बीच में मल्टीप्लीकेशन या ऑफ है। अब हमें पता है कि दोनों का बेस सेम है, इसलिए हम 10 और 20 को मिला के लिख सकते हैं 30% ऑफ बी, क्योंकि बेस सेम है। क्या हो अगर बेस अलग अलग हो? जब बेस अलग अलग होगा तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते। सेम चीज जो हमने ये परसेंटेज में पहले सीखी थी वही यहां पर मिक्सचर्स में भी एप्लीकेबल होगी। तो इसका हम फायदा उठाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब मिक्सचर्स में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बेस बनता है, परसेंटेज में जो बेस था वो होता है टोटल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे 5 यूनिट हमारा वाइन है, 8 यूनिट हमारा वाटर है, तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई यहाँ पे? अगर मैं टोटल यूनिट्स लिखना चाहूँ तो 5 + 8 13। उसी तरह से दूसरे वाले सॉल्यूशन की बात करूं तो 7 + 6 13। तो आप देखेंगे दोनों में जो बेस है, यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी है वो हमारी बेस हो जाती है। इस वाले सॉल्यूशन में भी 13 हमारा बेस है। तो चूंकि दोनों में बेस सेम है इसलिए उनके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब हमसे यहाँ पे कहा गया है कि इक्वल क्वांटिटीज ऑफ टू मिक्सचर्स, तो आप देखेंगे दोनों की क्वांटिटी ऑलरेडी इक्वल है। ये भी 13 यूनिट का है और ये भी 13 यूनिट का है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, सिंपली हम इस कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 5 और 7 ऐड हो जाएगा और 8 और 6 ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 + 7 12, ये हो जाएगा वाइन, और 8 + 6 14, ये हो जाएगा हमारा वाटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6:7। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ समझने की है वो है पहला बेस, कि क्या होगा जो हमारे अलग अलग सॉल्यूशन या मिक्सचर होते हैं उनमें बेस क्या होता है, तो उसकी टोटल क्वांटिटी हमारा बेस हो जाती है। अगर इक्वल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं मतलब हमें बेस को सेम बनाना है, तो
इन दोनों का जो कंपोनेंट का एडिशन होगा वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो हम उसे किसी तरह से रेशो मैनिपुलेशन करके बनाएंगे, जो कि आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा था, जो रेशोज दिए थे वो भी इस तरह के थे कि दोनों में बेस सेम हो रहा था, मतलब टोटल क्वांटिटी हमारी सेम हो रही थी। तो ये था इसको सॉल्व करने का तरीका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर। अगेन यहाँ पे रेशो 5:2 पहले सॉल्यूशन का है, दूसरा सॉल्यूशन है 4:7, तो इसे हम लिख लेते हैं। पहला है 5:2, पहला है 5:2 और दूसरा है 4:7। ये दोनों सॉल्यूशंस का रेशो है वाइन और वाटर का। अगेन यहाँ पे क्या कहा है कि इक्वल क्वांटिटीज ऑफ टू मिक्सचर्स आर मिक्स टुगेदर। तो पहले हम चेक करेंगे कि इक्वल क्वांटिटी है या नहीं। 5+2 ये हमें देगा 7, 4+7 ये हमें देगा 11। तो आप देखेंगे यहाँ पर इक्वल क्वांटिटीज नहीं है, मतलब हमारे बेस अभी बराबर नहीं है। अब बात क्या की गई है कि इफ इक्वल क्वांटिटीज आर मिक्स टुगेदर। तो इक्वल क्वांटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब इक्वल क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसे मैं नॉर्मल लाइन से लिख देता हूं। जैसे यहां पर है 7 क्वांटिटी, यहां पर है 11 क्वांटिटी। अब सेम बनाने के लिए हम क्या करें? तो हमें पता है, पहले भी हम रेशोज में इस तरह की चीज कर चुके हैं। 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशो से, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशो से। तो यहां मल्टीप्लाई लिख देता हूं। 11 जाएगा ऊपर, 7 जाएगा नीचे। अब हमारा जो नया रेशो हो जाएगा वो क्या होगा? 5 इंटू 11 55, 2 इंटू 11 22। ये पहले मिक्सचर का। दूसरे मिक्सचर का 7 मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। अब आप देखेंगे इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो यूनिट बराबर आ जाएगी, मतलब हमारा बेस सेम हो जाएगा या टोटल क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। फिर आर मिक्स टुगेदर व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ वाइन इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। अब हम इन दोनों रेशियोज को आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर जोड़ा था, क्योंकि जो इनको आप सम करेंगे तो इनका बेस बराबर हो जाएगा दोनों में। आप देखेंगे यहाँ पे ये हमें देगा 77, ये भी हमारा बन जाएगा 77, दोनों में सेम बेस हो गया। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे? इन्हें ऐड कर देंगे। 5 और 8 हमारा हमें देगा 13, 3 1 7 8 83। यहाँ से हमें मिलेगा 1, कैरी फॉरवर्ड जाएगा, वो हमें देगा 1 7। तो 83:71, ऑप्शन नंबर 8371 बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी बेस सेम नहीं होगा तो हम उसे रेशोज या कुछ ऐसी क्वांटिटीज या ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करके बेस को हम सेम बनाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। A mixture contains wine and water in ratio 5:6 and another contains them in ratio 9:2। अगेन यहाँ पे पहला रेशो हमें क्या दिया है? 5:6। दूसरा रेशो हमें दिया है 9:2। They are mixed in ratio 2:3। What would be the ratio of wine and water in resultant mixture? अब आप पहले जो दो क्वेश्चंस थे उसमें बराबर के रेशियोज में हमने उन्हें मिलाया था, यहाँ पे हमने मिक्स किया है उन्हें रेशो 2:3 में। तो अगेन हमारा कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। हम सबसे पहले इनकी टोटल क्वांटिटी को देखेंगे। 5 और 6 11, 9 और 2 11। तो ऑलरेडी ये बराबर की क्वांटिटीज में है, लेकिन हमें बराबर की क्वांटिटीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2:3 का रेशो। तो यहाँ पर इसे 2:3 का रेशो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऊपर वाले रेशो में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को और नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। तो पहले दोनों बराबर क्वांटिटी थी, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे वो 2:3 की रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम रेशो को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं जो हमारा नया रेशो होगा। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6। ये हमारा रेशो बन गया, जो कि इनकी टोटल क्वांटिटीज जब आप देखेंगे तो वो 2:3 के रेशो में आएगी। अब 2:3 के रेशो में लाके हमें उसे ऐड कर देना है, तो हमारा फाइनल वाइन और वाटर का मिक्सचर हमें मिल जाएगा। इसे अगर हम अब ऐड करें तो ये हमें देगा 37 और ये हमें देगा 18। तो 37:18 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से वैरायटी समझिए, पहले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक में क्या चेंज हो रहा है। पहले हम डील कर रहे थे कि इक्वल क्वांटिटीज चाहिए थी, तो वहाँ पे हम मैनिपुलेट कर रहे थे इक्वल क्वांटिटी बनाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्वल तो ठीक है, उसके बाद हमें उन्हें किसी पर्टिकुलर रेशो में चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वांटिटीज को इक्वल रेशो में बनाएंगे,
इक्वल में लाने के बाद जिस भी रेशियो में मिक्स किया होगा उस रेशियो को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन रेशियो 3:2। तो पहला जो हमारा रेशियो दिया है वो है 3:2। दूसरा रेशियो है हमारा 4:3। उन्हें हमें मिक्स करना है 2:3 के रेशियो में। तो उन्हें हम डायरेक्टली 2:3 के रेशियो में नहीं मिक्स करते हैं, पहले हमें उन्हें इक्वल क्वांटिटी में लाना पड़ता है। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7, तो ये 2:3 के रेशियो में नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाले को 7 से, नीचे वाले को 5 से। या इसे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ऊपर वाले रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब ये बराबर के रेशियो में आ जाएगा। अब इसे 2:3 के रेशियो में बनाने के लिए ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 2 14, 14 3 42, 42 इज टू 14 इंटू 2 28, और यहाँ पर 15 इंटू 4 60, और यहाँ पे 15 इंटू 3 45। अब हम इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। तो 42 और 60 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 102, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 3, 1 यहाँ पर जाएगा 7, 102 इज टू 73। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन 1 से आप 4 तक अगर आप देखेंगे तो क्या चेंज आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर हम इक्वल क्वांटिटीज़ में काम कर रहे थे, लेकिन अब हम उन्हें किसी पर्टिकुलर रेशो में मिक्स कर रहे हैं। तो अगेन हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हम उन्हें पहले इक्वल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें जो भी रेशो में उन्हें बनाना होता है उस रेशो में उस नंबर से मल्टीप्लाई करके उस प्रॉपर पर्टिकुलर रेशो पे हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a mixture contains wine and water in ratio 11:4 and another contains them in ratio 12:13. They are mixed in ratio 3:5. अगेन हम पहले इन रेशियोज को लिख लेते हैं। पहला है हमारा 11:4, दूसरा रेशियो है हमारा 12:13। तो पहले हम चेक करते हैं कि टोटल हमारी क्वांटिटीज कितनी है। यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 25। अब हमें उन्हें मिक्स करना है 3:5 के रेशियो में। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, इन दोनों रेशियोज को आप देखिए। अगर इसे मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर दूँ, 5 से इसे काटें तो ये हो जाएगा 3, 5 से इसे काटें तो ये हो जाएगा 5, है ना। तो ये ऑलरेडी 3:5 के रेशियो में है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप के बाद आप इसे सेम रेशियो में मत कन्वर्ट करिए, क्यों, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है 15, यहाँ पर था 25। मान लीजिए आप रेशियो सिंप्लीफाई कर, मतलब पहले इसे आप इक्वल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पर आप क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाता है इक्वल क्वांटिटी में। अब उसे आपको फिर से 3:5 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखेंगे ये तो आपस में वैसे भी कैंसिल आउट हो जाने, है ना। इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टेप्स करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम पहले ही स्टेप में यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि जो रेशियो, जिस रेशियो में हमें चाहिए, क्या वो रेशियो हमें ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है, वो 15 और 25 था। सिंप्लीफाई किया तो ये 3 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स, जो कि 3:5 रेशियो को सेटिस्फाई करता है। तो इस रेशियो में हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें वाइन और वाटर का अगर रेशियो चाहिए तो इन्हें सिंपली हम ऐड कर देंगे। ये हमें देगा 23 और यहाँ से हमें मिलेगा 17। तो 23:17 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस में छोटी छोटी सी वैरायटी आ रही है ना, तो वो छोटी छोटी सी वैरायटीज आप समझते जाइए और ये क्वेश्चंस फिर आपको आसान लगने लगेंगे। कोई भी हम कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस में सेम लॉजिक लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे हमें टोटल बेस सेम करना होता है, सबसे पहली चीज़ हम पहले बेस देखते हैं। अगर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना होगा तो हम बेस को सेम बना लेंगे। अगर किसी और क्वांटिटी में हमें मिक्स करना होगा तो हम चेक करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी उस क्वांटिटी में है। अगर नहीं है तो उसे हम सेम बेस पे बनाएंगे और फिर उसके बाद उसे उस पर्टिकुलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस, जो मिक्सचर के क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 6, a mixture contains wine and water in ratio 3:2, another contains in ratio 7:3. In what ratio they should be mixed to get a resultant mixture of wine and water in ratio 7:18? ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, क्यों, और वो देख लेते हैं। पहला जो हमारा कंटेनर है या पहला जो हमारा मिक्सचर है, उसमें जो रेशो है वो है 3:2 का। दूसरे में रेशो है 7:3 का। और इन्हें मिक्स करके हमें बनाना क्या है, 17:8।
ये रिजल्टेंट वाला मिक्सचर है, ठीक है। मतलब आपको इनिशियल वैल्यूज दे दी है, फाइनल वैल्यू दे दी है, बीच की वैल्यू कि किस प्रोपोर्शन या किस रेशो में इन्हें मिक्स करना है वो बस हमें निकालना है। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे कि दोनों सॉल्यूशन के आपको रेशो दिए हों और फाइनल सॉल्यूशन का रेशो दिया हो, तो इन क्वेश्चंस में लग जाता है हमारा एलिगेशन। अब एलिगेशन लगाने के भी यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला कि आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इसे किसी भी यहाँ पे इसे कॉन्सेंट्रेशन के परसेंट में कन्वर्ट करिए। जैसे यहाँ पर अगर है वाइन और वाटर, तो ये वाला अगर हमारा वाइन है, ये हमारा वाटर है। अब दो ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पास, या तो आप वाइन पे काम कर लीजिए या फिर आप वाटर पे काम कर लीजिए, किसी पे भी काम कर लीजिए। हम कैसे चूज करते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर जहां पे दिख रहा हो, तो 3 2 में 2 है, 7 3 में 3 छोटा है, 17 और 8 में 8 छोटा है, तो मैं यहाँ वाइन पे ना काम करने की बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि मैं वाटर पे काम कर जाऊं। अब यहाँ पे हमें सिंपली लगाना पड़ता है एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगेगा हमें इनमें, अब आपको एलिगेशन में अगर आप पहले के चैप्टर्स आपने देखे हैं तो आपको पता होगा, जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो ऐसी क्वांटिटीज में लगाते हैं जहां पे कुछ न्यूमरेटर होता है और फिर एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर जो रहता है वो हमारा वेट्स बन जाता है और न्यूमरेटर जो होता है वो हमारे लाइन एलिगेशन की लाइन में आता है। तो सिंपली इन नंबर्स पे तो हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, हम एलिगेशन लगाएंगे कॉन्सेंट्रेशन पे। अब कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो पहला वाला जो हमारा मिक्सचर या सॉल्यूशन है उसमें हम या तो वाइन की कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर जाएं या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर जाएं, किसी में भी करिए आंसर आपका सेम आएगा। तो कम कैलकुलेशन करने पड़े उसके लिए हम छोटा वाला जो भी नंबर्स हमें दिखते हैं, जैसे वाटर में सारे नंबर हमें छोटे छोटे लग रहे हैं कंपैरेटिवली वाइन के, तो हम वाटर के कंसंट्रेशन में काम करेंगे। अब इस वाले सॉल्यूशन में अगर मैं वाटर का कंसंट्रेशन निकालूं तो वो है 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। ये पहले की बात हुई। हमें बनाना कितना है, अगर यहाँ पे मैं लाइन ऑफ एलिगेशन बना लूँ तरह से, हमें चाहिए यहाँ पर है 8, डिवीजन में आएगा 8 + 17 25, और आगे दूसरे वाले अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें इस वाले सॉल्यूशन में 3 आउट ऑफ 7 + 3 10। तो 2/5 जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है पहले वाले मिक्सचर में, 8/25 जो है रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, और 3/10 हमारे दूसरे वाले नंबर के सॉल्यूशन का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें हम लगा लेते हैं एलिगेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिनोमिनेटर के एलसीएम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप 25 और 5 और 10, तो इनका एलसीएम क्या हो सकता है, 25 का डबल कर दें 50, तो 50 एलसीएम इनका हो जाएगा। 50 से इन पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे एलिगेशन की स्केल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ऊपर वाले इस स्केल में हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा 20, ये वाला पार्ट हमें देगा 16, और ये वाला पार्ट हमें देगा 15। तो 20 16 15। अब हम यहाँ पे वेट्स देख लेते हैं, 6 और 15 इनके बीच में गैप कितना है, 1 का, तो 1 का वेट यहाँ पर आ जाएगा। 20 और 16 इनके बीच में गैप कितना है, 4 का, तो 4 का वेट यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन है उसे हमने किस रेशो में मिक्स किया होगा, 1:4 के रेशो में मिक्स किया होगा। यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर के क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज करके आंसर निकाला। तो जब भी आपको इनिशियल सॉल्यूशन के रेशो दिए हों और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का रेशो दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में अपना एलिगेशन का मेथड ब्यूटीफुली लगता है, आराम से लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलिगेशन का मेथड लगाने के दो तरीके हैं। पहला है ये कॉन्सेंट्रेशन वाला मेथड जो मैंने बताया, दूसरा कि आप इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 2/5 है तो ये हमें देगा 40%, है ना। 3/7 है तो ये हमें देगा 30%। उसी तरह से 8/17 इसका भी हम निकाल लेंगे परसेंटेज के टर्म्स पे, 8/25, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटेज बना के फिर उसे उसमें भी इसी तरह से एलिगेशन लगा लेंगे, लेकिन उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बेस अच्छे अच्छे हैं, जैसे 5 है, 25 है, 10 है, तो आराम से हम कन्वर्ट कर लेंगे। कई बार 13 17 इस तरह दिखेगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सिंपली कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से रेशो बना के या फ्रैक्शन बना के फिर उस पर आप एलिगेशन लगाइए, सारे तरह के क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, A mixture contains 85% milk. A mixture contains 85% milk is mixed with pure milk to obtain a mixture that contains 94% milk. In what ratios they were mixed? तो clearly हमें दिख रहा है यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। तो हम बना लेते हैं अपनी स्केल ऑफ एलिगेशन को पहले।
अब अगर यहाँ पर लिखें 85%, तो यहाँ पर मिल्क जो है वो है 85%। उसे मिक्स किससे कर रहे हैं आप? प्योर मिल्क से। तो प्योर मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 100%। उसे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो कितना भर रहा है? 94% मिल्क का। तो 94% मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा 94%। बस अभी हम यहाँ पे डिफरेंस देख के उसका वेट निकाल लेंगे। 94 और 100 इनके बीच में गैप कितना है? 6 का। तो 6 हम लिख लेंगे यहाँ पर। 85 और 94 इनके बीच में गैप कितना है? 9 का। तो उसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। इन दोनों रेशियोज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 और 9 हमारे पास रेशो आ गया। सिंप्लीफाई करें तो 2/3। 85 वाला 2 के रेशो में, 100% या प्योर मिल्क हमारा 3 के रेशो में मिलेगा। तो 2:3, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। A solution containing milk and water in ratio 4:1 is mixed with 60% milk solution to obtain a mixture that contains milk and water in ratio 13:7. In what ratio were they mixed? अगेन आपको दिख रहा है इनिशियल वैल्यूज आपको दोनों दे दी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन दे दिया, तो हम लगा देंगे इसमें एलिगेशन। यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ऑफ एलिगेशन। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ये दो रेशोज में दिए हैं, 1% में दिया है, तो क्या करते हैं कि सबको रेशो में लिख लेते हैं, आसान भी रहेगा हमारे लिए, है ना। और यहाँ पर पहला वाला जो है मिल्क और वाटर, वो रेशो 4:1 है। तो अगर हम मिल्क पे काम कर जाएं सिंपली, तो 4:1 हम यहाँ लिख लेंगे 4 और 5। ये हमारा पहले वाले का रेशो हो गया। दूसरा वाला जो है वो 60% मिल्क है, तो 6/10 मतलब 3/5। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3/5। और रिजल्टेंट मिक्सचर क्या आ रहा है हमारा? 13:7। तो यहाँ हम लिख लेंगे 13 डिवाइडेड बाय 13 + 7 20। ये बन गई हमारी लाइन ऑफ एलिगेशन। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम बनेगा 20, तो पूरी लाइन को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगेन मैं नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें देगा 16। इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा 13। इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बचेगा, ये हमें देगा 12। तो 12 से 16 तक की हमारी लाइन है और बीच में रिजल्टेंट हमारा आ रहा है 13। अगेन 13 और 12 के बीच का गैप इसका वेट बनता है, और 16 और 13 इसके बीच का गैप 3 होगा, वो इसका वेट बन जाएगा। तो जो 4/5 मतलब जो पहला वाला है और जो दूसरा वाला है उसका रेशो होगा 1:3। 1:3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। A mixture containing 71% milk is mixed with one containing 63% milk in ratio 3:5. What is the percentage of milk in resultant mixture? अब आप चाहें तो एलिगेशन लगा दीजिए या वेटेड एवरेज लगा दीजिए। हम एलिगेशन यूज करना पसंद करेंगे। तो लाइन ऑफ एलिगेशन में पहले ड्रॉ कर देता हूं। ये बना ली हमने लाइन। अब यहां पर है 71% का मिल्क, कॉन्सेंट्रेशन है 71%। उसे मिला, यहां पे से मैं क्लियर लिख देता हूं 71%। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन हुआ मिल्क का। उसे किस मिल्क के साथ मिलाया? 63% वाले कॉन्सेंट्रेशन से। और रिजल्टेंट तो हमें निकालना है, रेशो हमें दिया है 3:5। तो यहाँ पर जो वेट होगा वो 3 और यहाँ पर जो वेट होगा वो होगा 5। 3 और 5 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं। 63 से 71 के बीच में कितना गैप है? 8 का गैप है। और डिविजन्स कितने होंगे? 5 + 3 8, मतलब 1। तो जो एक एक गैप होगा वो 1-1% को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो 1 का गैप जो है वो करस्पॉन्ड करेगा 1% को। अब आप देखेंगे लाइन ऑफ एलिगेशन जो है वो इस तरफ बढ़ रही है ना। तो ये जो 3 वाला वेट है वो इस वाले गैप को करस्पॉन्ड करता है। मान लीजिए यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट है वो यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये जो गैप होता है वो यहाँ पर आता है। और एक का जो गैप है वो 1% का है, मतलब यहाँ पर आएगा 3%। और लाइन ऑफ एलिगेशन इस तरफ बढ़ रही है, तो 63 में हम 3% ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 66%, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको एलिगेशन की स्केल पता है कैसे यूज़ करते हैं तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अगर एलिगेशन समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट पे जाएंगे जब चैनल पे, तो वहाँ पर आपको एलिगेशन का पूरा चैप्टर है। तो वहाँ पे ये एलिगेशन की स्केल कैसे काम करती है ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर एलिगेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वो चैप्टर पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10।
33.3 liters of mixture containing 43% milk is mixed with 55.5 liters of mixture containing 59% milk. What is the percentage of milk in resultant mixture? Again ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है. एक पहले हम अपनी स्केल ऑफ एलिगेशन ड्रॉ कर लेते हैं. अब यहाँ पर है 43% कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का और यहाँ पर है 59% कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का. ठीक है, उन्हें किस रेशो में दिया है? तो रेशो की जगह में यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर्स दिए हैं, तो इन एब्सोल्यूट नंबर्स को हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हम रेशो में ही काम करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स की हमें जरूरत नहीं होती है, प्लस रेशो में काम करना ईजी होता है. तो आप देखेंगे यहाँ पर 333 है और यहाँ पे 555 है. तो यहाँ पे इसे अगर हम देखें 111 से ये दोनों कैंसल आउट होंगे, मतलब इसे सिंपली आप देखें 333 है, डेसिमल दोनों जगह से मैं हटा रहा हूँ, 555 है. 11 से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमें देगा 3, ये हमें देगा 5. तो यहाँ पे अगर हम रेशो या उसका वेट लिखना चाहें, इस पर हम लिखेंगे 3, 43% 33.3 है और 59% हमारा आएगा 5 का वेट. अभी हमने वेट डिसाइड कर लिया. अगेन हमें रिजल्टेंट चाहिए, हमें नहीं पता रिजल्टेंट कहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है. देखते हैं कि 59 से 43 में गैप कितना है. तो यहाँ पर इसे अगर सिंप्लीफाई करें ये हमें देगा 6 और एक 16% का गैप है. ठीक है, और डिवीजन कितने हैं? 5 + 3 8. मतलब एक जो हमारा यहाँ पे जो लाइन बनेगी, स्केल बनेगी, वो या एक जो डिवीजन बनेंगे अलग अलग, एक करस्पॉन्ड करेगा 2% को. ठीक है, अब लाइन ऑफ एलिगेशन हमारी 43 से 59 मतलब इस तरफ बढ़ रही है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 43 में हम ऐड कर लेते हैं 5 यूनिट्स को. 5 किसको करस्पॉन्ड करेगा? 5 करस्पॉन्ड करेगा 10% को. तो 43 में हम 10% को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 53%, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपली ये सारे के सारे एलिगेशन के क्वेश्चन हैं जो कि मिक्सचर्स में दिखते हैं. What quantity of rice costing ₹200 per kg must be mixed with 108 kg of rice costing ₹130 per kg to gain 12.5% by selling the mixture at 180 per kg. अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है 200 और यहाँ पे 130 और यहाँ पे हमें दिया है सेलिंग प्राइस विथ सम परसेंटेज गेन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहेंगे जो कि एक रिजल्टेंट कॉस्ट प्राइस थी, दोनों को मिक्स करके. अगेन यहाँ पे 12.5% दिया है, 12.5% का गेन है. तो 12.5% अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये होता है 1/8. गेन की बात होगी तो जो फ्रैक्शन हम लिखेंगे वो होगा 9/8. ठीक है, अब 9/8 ये क्या होता है? SP/CP का रेशो होता है. हम प्रॉफिट लॉस में ये चीज़ पढ़ चुके हैं. ऊपर होता है SP, तो 9 करस्पॉन्ड कर रहा है किसको? 180 को. 1 करस्पॉन्ड करेगा किसको? 20 को. तो 8 करस्पॉन्ड करेगा 160 को. तो हमने जो अपनी कॉस्ट प्राइस है रिजल्टेंट, ये हमारी रिजल्टेंट कॉस्ट प्राइस है, वो हमें मिल गई. अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं. तो पहले हम यहाँ पे एक एलिगेशन की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अब 200 रुपये पहले वाला की कीमत है, 200 रुपीज़ पर kg. सेकेंड वाली की 130 पर kg और रिजल्टेंट जो है वो है 160. मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है 160. ठीक है, अब रुपीज़ पर kg, तो यहाँ पर जो kg रहेगा वो हमारा वेट बन जाएगा. अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं वेट निकालने के लिए. तो यहाँ पे 160 और 130 दोनों के बीच में गैप कितना है? 30 का. तो 30 का वेट यहाँ पर आना चाहिए और 200 और 160 गैप कितना है? 40 का. तो 40 का गैप यहाँ पर आना चाहिए. 30 और 40 को हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे. 30 काट के हम लिखेंगे 3, 10 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लिख लेंगे 4. तो जो 200 रुपये वाला है वो 3 यूनिट यूज़ होना चाहिए, मतलब मिक्स करना है, और 130 वाला 4 यूनिट मिक्स करना है. अब हमें किसका क्वांटिटी दिया था? 108 kg 130 वाले का. मतलब ये जो 4 है, 4 जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है 108 को. ठीक है, हमें निकालना किसके लिए है? 3 के लिए. 3 किसको करस्पॉन्ड करेगा? तो 108 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. 100 हमें पता है 25 टाइम्स जाता है, तो ये होगा, उसमें 2 बार हमें और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 8 भी हमें दिख रहा है. 27 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगा 60 + 21 81. ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है,
तो सिंपली हमने यहाँ से पहले रेशो निकाल लिया, एक हमें 4 की वैल्यू दी हुई थी 108 kg, तो हमने 3 की वैल्यू निकाल ली यूजिंग यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, a person has 55 toys, he sells some at a profit of 15% and the rest at a loss of 10%, he gains 10% on the entire transaction, find the number of toys sold at loss। अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट और लॉस दो अलग अलग वैल्यूज पे आपको दे रखा है और रिजल्टेंट आपको कितना प्रॉफिट है वो भी दे दिया है। हम यूज करेंगे अपना एलिगेशन। ये हमने बनाई लाइन ऑफ एलिगेशन। पहला है प्रॉफिट ऑफ 15% और दूसरा है 10%। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि -10% यहाँ पे लिख लेते हैं। लॉस ऑफ 10% है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -10%, फिर यहाँ पर है +15%। ये माइनस और प्लस जो है ये हमें बता रहा है कि जो स्केल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आनी है। तो इनको दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना होगा, -10 से हम पहले 0 पे आएंगे तो 10 हम ऐड करेंगे और 0 से हम 15 जाएंगे तो 25। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो है 25 का। अब जो रिजल्टेंट जो है वो हमें मिल रहा है 10% का गेन। तो यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं 10% का गेन है। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, हमें तीनों चीज़ें दे रखी हैं तो हम वेट निकाल लेंगे। 10 और 15 दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है 5, तो 5 का वेट जाएगा यहाँ पर और -10 से +10 हमें जाना है, मतलब 20 का यहाँ पर चेंज होगा। 20 कहाँ पर जाएगा, इसका वेट बन जाएगा। अब आप देखेंगे 5 और 20 सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 5 1 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 1:4 के रेशो में हम उन टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1 और 4 टोटल कितना हो गया 5। टोटल नंबर ऑफ टॉयज हमें कितने दिए थे 55, तो 5 करस्पॉन्ड करता है 55 को, 1 करस्पॉन्ड करेगा 11 को। निकालना किसके लिए है, लॉस पे कितने हमने बेचे थे 10% मतलब 1, तो आंसर ही हमारा हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से हम सिंपली, आपको देखना है एलिगेशन लग रहा है क्या, कैसे पता चलेगा, एक प्रॉफिट पे दे रखी चीज, एक लॉस पे दे रखी चीज और एक ओवरऑल रिजल्टेंट आपको बीच में दे रखा है। तो इस तरह की जब भी केस बनेगा हम उसमें कंफर्टेबली एलिगेशन के मेथड को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 80% of loan is taken at an interest rate of 17% and the rest of the loan is taken at 27%. What is the overall interest rate on the full loan amount? अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पे दो वैल्यूज आपको अलग अलग दे दी हैं, बीच वाली वैल्यू आपको रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है और कुछ वेट भी आपको यहाँ पे दे दिए। सिंपली यहाँ पे हम एलिगेशन फिर से लगा देंगे। यहाँ पे अगर हम स्केल बना लें पहले और अब वैल्यूज को लिख देते हैं। 80% लोन जो है वो हमने 17% पे दिया है, तो मान लेते हैं कि 17% हम यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा वाला है 27%। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे वेट, ये है 80% 17% पे, और जो 27% है वो कितने पे रहा होगा 20% पे। तो 80 और 20, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 80-20 ना लिखे हम इसके रेशो फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर 20 से हम इसे डिवाइड करें, यहाँ हमें मिलेगा 4 यूनिट्स, यहाँ पर आएगा हमारा 1 यूनिट। ठीक है, हमें वेट भी पता चल गया। अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगा लेंगे। 17 से 27 गैप कितना है 10 का, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 4 + 1 5 मतलब 2। तो एक यूनिट जो है वो 2% को करस्पॉन्ड करती है। अब एलिगेशन की स्केल जो है 17 से 27 मतलब इस तरफ बढ़ रही है, तो ये जो 1 वाला पार्ट है इसे हम 17 में ऐड कर देंगे। एक करस्पॉन्ड करता है 2 को, तो 17 + 2 19%, तो यहाँ कहीं हमारा आ जाएगा 19%, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो 27 में से 4 × 2 मतलब 8, 27 में से 8% माइनस करेंगे तो भी आपको 19 मिलेगा। दोनों तरफ से आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एलिगेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 85 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 765 टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन अ वे that each boy gets 6 trophies and each girl gets 11 trophies. Find the number of boys in the class. ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, बस आपको ये देखना है कि इसमें हम एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको ये दिख जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, वरना फिर आपको इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई एक क्लास है, ठीक है, उसमें गर्ल्स होंगी और बॉयज होंगी। टोटल नंबर आपको यहाँ पे दे दिया उसका। 765 टॉफीज हैं जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बॉयज़ को कितनी मिल गई 6 टॉफीज पर बॉय, और यहाँ पर लड़कियों को कितनी मिल रही है 11 टॉफीज पर गर्ल। तो यहाँ पर लगा देंगे एलिगेशन को। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन ऑफ एलिगेशन।
अब हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो बॉयज़ हैं उनको कितनी मिल रही है? 6 टॉफीज़, मतलब 6 टॉफीज़ पर बॉय। यहाँ हम लिख लेते हैं 6। लड़कियों को कितनी मिल रही? 11। 11 टॉफीज़ पर गर्ल, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब हमें पता है कि टॉफीज़ पर बॉय या पर स्टूडेंट निकाल रहे हैं, तो वो जो स्टूडेंट रहेंगे वो हमारा यहाँ पे वेट्स बन जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि बीच में क्या आएगा, ठीक है? तो ओवरऑल क्लास के लिए हम निकालने की कोशिश करेंगे। 765 टोटल टॉफीज़ है। कितने लोगों में आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है टोटल स्टूडेंट्स? 85 में। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पहले 5 से अगर सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा 17 टाइम्स, ये जाएगा हमारा 15 टाइम्स और फिर 3 टाइम्स। ये हमें दिख रहा है क्लियरली 9 तक जाएगा। तो जो बीच में जो नंबर आएगा वो होगा 9। मतलब ओवरऑल अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करें, एक एवरेज लें, तो करीब करीब 9 टॉफीज़ पर स्टूडेंट हमने बांटी होंगी। बस अब हम यहाँ पे लगा देंगे अपना एलिगेशन। 9 और 11 दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 का, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर वेट बन के। 6 और 9 के बीच में 3 का गैप है, तो 3 आएगा यहाँ पर एज अ वेट। तो यहाँ पर थे बॉयज़, तो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का जो रेशो है वो 2:3 है। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो 2 + 3 5 करस्पॉन्ड करता है किसको? 85 को। 1 करस्पॉन्ड करेगा किसको? 17 को। हमें किसके लिए निकालना है? बॉयज़ के लिए। बॉयज़ का रेशो है 2, तो 2 करस्पॉन्ड करेगा 17 × 2 34। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बस आपको ये दिखना चाहिए कि हम कैसे यहाँ पे ओवरऑल स्टूडेंट्स का फिगर निकाल सकते हैं कि कितना उन्हें टॉफीज पर स्टूडेंट है, पर बॉय और पर गर्ल हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था। तो बस आपको ये देखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखें, एलिगेशन उसमें लग सकता है। कैसे लगेगा वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 15, आज का आखिरी क्वेश्चन। देयर आर जस्ट रैबिट्स एंड पिजन्स इन अ जू. The total number of heads in the zoo is 150 and the total number of legs in is 400. Find the number of rabbits. Again ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन कई बार देखे हैं, एग्जाम्स में भी आए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप सिंपली इसे 2 इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा सिंपल और फास्ट तरीका है एलिगेशन। एलिगेशन यहाँ पर कैसे लगेगा? अगेन हमें पता है एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन बनता है। जैसे जब हम प्रॉफिट परसेंटेज पे लगा रहे थे तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस आ रहा था, है ना? तो जब भी ऐसा रेशो वाले या फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं जहाँ पे रेशो रहता है क्वांटिटीज का, दो वहाँ पर हम एलिगेशन लगाते हैं। अब यहाँ पर किसका रेशो बन रहा है? यहाँ पर रेशो बनेगा, देखो, रैबिट्स हैं, पिजन्स हैं, बात हो रही है हेड की और बात हो रही है लेग्स की, है ना? तो जो रैबिट है उसके, रैबिट या पिजन दोनों के सर कितने होते हैं? एक एक होते हैं, ये तो कॉमन चीज़ है। पैर कितने होंगे? रैबिट के 4 और पिजन के 2। इसी की वजह से यहाँ पे चेंजेस है, ये 150 है और ये 400 है ना? अब अगर हम रैबिट की पहले बात करें, रैबिट, तो यहाँ पर हम निकालते हैं लेग्स पर हेड। रैबिट की बात करें तो 4 है लेग्स पर हेड। उसी तरह से अगर हम पिजन की बात करें तो 2 लेग्स हैं पर हेड, ठीक है? अब हम यहाँ पे लगाएंगे एलिगेशन। पहले यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रैबिट को लिखें तो रैबिट के लिए हम लिखेंगे 4, पिजन के लिए हम लिखेंगे 2, और यहाँ पे जो हमारा वेट बनेगा एलिगेशन में वो क्या होगा? हेड, ठीक है? अब यहाँ पे टोटल हम यहाँ पे बीच में क्या रिजल्टेंट है वो भी हमें दे रखा है, जो कि है 400। ये है लेग्स, हम क्या निकाल रहे हैं? लेग्स पर हेड। तो इस 400 को हम डिवाइड करेंगे 150 से। 400 को हम डिवाइड करेंगे 150 से। 5 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 8 टाइम्स। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 8 डिवाइडेड बाय 3। अब ये वाले नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, और ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब हम क्या करें? तो इसे पूरे जो हमारी लाइन है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो हट जाएगा। तो वापस से अगर मैं एक नीचे लाइन ड्रॉ कर लूँ, लाइन ऑफ एलिगेशन, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर हमारा इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 6। ये बन गई हमारी लाइन ऑफ एलिगेशन। बस अब हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 और 6 गैप कितना है? 2, यहाँ का वेट बन जाएगा। 12 और 8 गैप कितना है? 4 का, वो यहाँ का गैप बन जाएगा। 2 और 4 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ रैबिट्स
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैबिट्स इज टू पिजन्स। वो कितना है 1:2। ये हमें मिल गया रेशो दोनों का कि नंबर ऑफ रैबिट्स और नंबर ऑफ पिजन्स का के बीच का रेशो कितना है। अब ये टोटल नंबर हमें ऑलरेडी दे रखा है 150, तो यहाँ से 3 करस्पॉन्ड करता है 150 को। हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ रैबिट्स। नंबर ऑफ रैबिट्स, तो रैबिट का जो रेशो है वो 1 है, तो 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा 50 को। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो नंबर ऑफ रैबिट्स है 50। अगर पीजन पूछता तो हम 2 करस्पॉन्ड कराते, वो हो जाता 100। तो 100 पीजन्स है और 50 रैबिट्स है। तो ये एक स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, लेकिन जब पहली बार इस तरह का क्वेश्चन दिखता है तो हमें नहीं पता चलता कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और हम इक्वेशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगेन आज के बाद जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस में हम एलिगेशन को आराम से लगा सकते हैं। तो आप एलिगेशन किस तरह से लगता है, आज हमने उसके करीब 6-7 क्वेश्चन देखे, प्लस मिक्सचर में हम किस तरह से डील करते हैं एक टोटल क्वांटिटी या बेस बना के, वो आज हमने सीखा। तो ये 2 आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे जो हमने पूरे कर लिए। अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन की और आगे क्लासेस हैं, तो बाकी के जो टाइप बचे हुए हैं उसमें जैसे कि रिप्लेसमेंट वाला होता है ना, कुछ क्वांटिटी आप निकाल देते हैं या कितना कितना फ्रैक्शन क्वांटिटी आपने निकाली, इस तरह के जो मिक्सचर एलिगेशन में क्वेश्चन आते हैं वो हम अगले हमारी क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।